हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर स्ट्रीम में हूँ राशि काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज जो अपन टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका कोरिलियस फोर्स एंड फेरेल्स लॉ। तो फेरेल्स लॉ आपको बताता है कि डिफ्लेक्शन जो है वो ईस्ट में होगा कि वेस्ट में होगा। अब काय का डिफ्लेक्शन, अगर कोई आपकी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ से क्या किया, फ्री फॉल उसको दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा न जाते हुए क्या होगा, ऐसा उसका डिफ्लेक्शन होगा इधर के साइड या फिर इधर की साइड। तो कौन से साइड में डिफ्लेक्शन होगा, ये जो लॉ बताता है वो होता है आपका फेरेल्स लॉ। ठीक है। और कॉर्लियस फोर्स जो है वो पूरा की पूरा एक सूडो फोर्स है। अब सूडो फोर्स मींस ऐसा फोर्स जो आपको पता नहीं चलता, या फिर आप ओनली फील कर सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कॉर्लियस फोर्स इज नॉट अ नेचुरल फोर्स, इट इज अ प्रेस्टिजियस फोर्स, या फिर आप बोल सकते हो इमेजिनरी फोर्स, जो सिर्फ आप फील कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। तो कॉर्लियस फोर्स जो है वो आपका एक सूडो फोर्स है, जिसका अपन ने इक्वेशन एक निकाला था। अपने को ये कोरिलियस फोर्स समझने के लिए आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि इफ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेटिंग, अगर आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर रोटेट कर रही है तो उसके वेलोसिटी में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और उसके फोर्स में कुछ ना कुछ क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मीन्स चेंजेस आएंगे। तो ये तीनों भी चीज पता होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो जाइए पहले वो वीडियोज देख लीजिए, क्योंकि अपन डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, उसी फॉर्मूला को उठाने वाले हैं और उसी पे से कॉर्लियस फोर्स को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है। और कॉर्लियस फोर्स कुछ ऐसा बहुत अजीब सा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक सूडो फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है, जिसके वजह से आपके फ्री फॉल में जो डिफ्लेक्शन है वो दिखाई देगा। ठीक है। सिंपल सा लॉ है, उसके ऊपर फेरेल्स लॉ वो भी अपन अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज जाकर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो अपने पास कॉर्लियस फोर्स का पिछले वीडियोस के हिसाब से अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या आया था कि एफ जो है वो आपका क्या आया था, एफ ऑफ आर। अब जो डैश है उसको मैं आर डिनोट करूंगी, आर मीन्स यूर रोटेटिंग फ्रेम, आर मीन्स यूर रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है। तो आर को डिनोट कर देंगे, क्योंकि डैश बार बहुत कंफ्यूज हो जाता है, फिर बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इस वजह से मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ पर उसको आर से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है। तो एफ ऑफ आर जो है मीन्स अपना क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ आर, मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम इक्वल्स टू अपना जो फॉर्मूला है वो क्या आया था, एम इंटू ए ऑफ आई। आई मीन्स यूर इनिशियली जो अपना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो रेस्ट पे था वो। ठीक है। प्लस टू माइनस ओमेगा क्रॉस योर वी ऑफ आर, राइट। यहाँ पर जो है ये दोनों भी इसके ऊपर बार आएगा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन होगा आपका प्लस माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन था, जिसी को आपने बोला था कि फोर्स ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, या फिर आप उसको बोल सकते थे कि जो फोर्स में क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, अगर आपने क्या कर दिया, उस फ्रेम को रोटेट कर दिया तो। ठीक है। और फिर यहाँ से अपन ने बोला था ये तो एम ऑफ, अगर मैंने इस एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या होगा, एम ए आई मीन्स आपका जो इनिशियल था वो इनर्शियल फ्रेम, टू एम माइनस ओमेगा क्रॉस वी ऑफ आर प्लस टू माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है। तो ये आपको मिला था। तो ये जो है आपका, इसमें अपन ने ये जो है टोटल फोर्स आपको मिला था ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, ये क्या मिला था आपको, टोटल फोर्स ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। ठीक है। और ये जो है वो क्या होता, ये आपका होगा फोर्स ऑफ योर इनर्शियल। ठीक है। इनर्शियल मीन्स जो अपने को नॉर्मली अपन काउंट करते हैं वो फोर्स। ठीक है। और ये जो है वो फोर्स को अपन ने बोल दिया था कोरिलियस फोर्स, इसको क्या बोल दिया था, कोरिलियस फोर्स। और ये जो फोर्स है वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। तो ये जो है ये फोर्सेस होते हैं, तो इस फोर्सेस के बारे में अपने को स्टडी करना है। तो ये जो कॉर्लियस फोर्स है पूरा की पूरा कैसा फोर्स है, सूडो फोर्स है। अब सूडो फोर्स है मीन्स वो आप ओनली फील कर सकते हो, देख नहीं सकते। इन सेंस अगर आपको मैं शॉर्टकटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सूडो फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। सपोज एक एलिवेटर है। ठीक है। अब इस एलिवेटर में क्या है, एक क्या रख दिया मैंने, एक यहाँ पर बॉक्स रख दिया जिसका मास क्या है, एम है। ठीक है। और ये जो है ये आप हो। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इस एलिवेटर को देख रहे हो, एलिवेटर मीन्स सिंपली आपकी लिफ्ट। ठीक है। अब ये जो लिफ्ट है वो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मीन्स फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर जा रही है। ठीक है। ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो मीन्स जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक्सेलरेशन वो हो गया। तो लेकिन आपके रिस्पेक्ट में आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप जो हो, आपके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा की पूरा
इमेजिनरी है, जो आप आपके हिसाब से फिक्स कर सकते हो, ये आपको पता है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेजिनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करना है, जो कि आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कहाँ पर है, रेस्ट पोजीशन पे है। आपकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि आप रेस्ट पे हो, लेकिन ये जो पार्टिकल है, ये कुछ भी जो पार्टिकल है वो काइक में है, मोशन में है, वो किस में है, मोशन में है, ठीक है। तो अब ये जो एलिवेटर की बात करते हैं, तो ये आपका मास m है, तो इसके मास का m है, तो इसके वजह से उसका जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो है आपका mg। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जा रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ a। और जो आपका, आपको पता है कोई भी सरफेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स देती है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स r। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इजीली कैसे लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो आप r माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, राइट। इसी को आप r इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन यही चीज अगर मैं बात करूं इमेजिनरी, इसमें अब देखो ये जो फोर्स था, इसमें क्या हो रहे थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ अच्छे से होल्ड हो रहा था, क्योंकि ये जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मींस वहां पर जो कुछ भी आपकी फ्रेम है, जो कि भी आपकी फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड नहीं है, मींस वहां पर जो है वो फ्रेम जो है वो एक्सेलरेटेड नहीं है, मींस आपका जो एक्सेलरेशन है जीरो है फॉर द फ्रेम। हाँ, फॉर द फ्रेम वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन आपकी जो फ्रेम है वो क्या पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। लेकिन यही चीज अगर मैं दूसरे इससे बताने की कोशिश करूँ, तो ये अगर सपोज टू बी, ये यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, सपोज ये आपकी एलिवेटर है, ठीक है, और ये इसमें मास है m, लेकिन अब जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो अब आप क्या कर रहे हो, एलिवेटर के अंदर से कर रहे हो, एलिवेटर के अंदर से कर रहे हो, मींस अब आपके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी वो हो गया वो आपका एलिवेटर, आपकी वो लिफ्ट। तो अब क्या हो रहा है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही एक्सेलरेटेड मोशन में है, मींस आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वही मोशन में है, मींस वो जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसमें है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब मैंने ऐसे बताया था आपको कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ अच्छे से होल्ड नहीं होते, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स तो होता है, उसका भी कुछ ना कुछ आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी तो मोशन हुआ। तो ऐसे केस में आप इमेजिनरी फोर्स को लेते हो, और वही इमेजिनरी फोर्स जो है उसी को आप बोलोगे आपका सूडो फोर्स। तो यहाँ पर देखो, अभी कभी आपने लिफ्ट में ट्राई किया होगा, या फिर अभी अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तो अभी आप ध्यान दो कि अगर सपोज आपकी लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ अगर जा रही है, आपकी लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर आप लिफ्ट में बैठे हुए हो, तो आपको एक नीचे के तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, आपको नीचे के तरफ क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो यही चीज जो है यहाँ पर ऐसे होगा, इसका जो नॉर्मल है वो आपका हो जाएगा आर, और यहाँ पर जो है आर इक्वल्स टू आपको जो है ऊपर के तरफ भले ही आपकी क्या जा रही है, लिफ्ट जा भी रही है, लेकिन आपको जो है नीचे के डायरेक्शन में आपको क्या फोर्स, क्या होगा, आपको एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होगा। अगर आपकी जो लिफ्ट है अगर वो नीचे ऊपर की तरफ जाएंगी, तो आपको क्या होगा, आपको जो जर्क मिलेगा वो मिलेगा, जर्क मींस आपको जो फोर्स फील होगा वो फील होगा नीचे के तरफ, जब आपकी लिफ्ट क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे ही कर कर आपको जो फीलिंग होंगी, तो वही फोर्स जो है, आपको जो फोर्स फील हो रहा है, वही फोर्स जो है वो हो जाएगा आपका व्हाट, दैट फोर्स इज नथिंग बट योर सूडो फोर्स। वही फोर्स जो है वो क्या होगा, आपका सूडो फोर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, आपका mg भी लग रहा है नीचे, और आपका जो फोर्स है, अगर अब एक्सेलरेशन भले ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन ये बाहर वालों के लिए, लेकिन अगर आप लिफ्ट में हो तो आपके लिए तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी, रेस्ट में होगी। तो ये जो है आपको नीचे की तरफ आपको एक जर्क फील होगा, जो होगा माइनस एम ए। तो ये जो है वो हो जाएगा आपका सूडो फोर्स। तो यही होगा आर इक्वल्स टू यूर वॉट, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एम ए प्लस एम जी। ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि आर के निगेटिव है, ठीक है। तो एम ए प्लस एम जी, तो ये भी आपका वही फॉर्मूला मिला, ये भी आपको क्या मिला, वही फॉर्मूला मिला। तो ये जो सूडो फोर्सेस है वो सिंपली आप यूज करते हो मोशन को, लॉज को निकालने के लिए। लॉ ऑफ मोशन मतलब जो आपका मोशन का फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए आप सूडो फोर्सेस का यूज करते हो, और सूडो फोर्सेस आर ओनली इमेजिनरी फोर्सेस, जो कि आप ओनली क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो कोरिलियस फोर्स भी एक इमेजिनरी फोर्स है। अगर कोई बॉडी जो है, अगर कोई बॉडी है फ्रीली फॉल कर रही है नीचे की तरफ, तो वो जो फोर्स है, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, एक तो इधर के साइड
डिफ्लेक्शन मिलेगा या फिर इधर के साइड में डिफ्लेक्शन मिलेगा। इन राइट और लेफ्ट आपको एक डिफ्लेक्शन मिलेगा, और वो जो डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा वो डिफ्लेक्शन क्यों होता है, ड्यू टू योर कोरिलियस फोर्स। वो डिफ्लेक्शन क्यों होता है, ड्यू टू योर व्हाट, कोरिलियस फोर्स। तो कोरिलियस फोर्स जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब कोरिलियस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। उसी प्रॉपर्टी में की एक जो प्रॉपर्टी है वो है आपका फेरेल्स लॉ, वो भी अपने को अच्छे से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखने के पहले जो आपका फोर्स का फॉर्मूला है, वो कोरिलियस फोर्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, m माइनस टू omega cross v of r, where v of r is nothing but your velocity of a particle in rotating frame, velocity of particle in rotating frame। तो इस पे से आपको और एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि अगर आपको कोरिलियस फोर्स चाहिए तो आपको दोनों भी चीज इंपॉर्टेंट है, ओमेगा भी इंपॉर्टेंट है और v ऑफ r भी इंपॉर्टेंट है। मीन्स यहाँ पर जो है आपके सपोज दिस इज योर अर्थ, और ये जो अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है खुद के अराउंड, ठीक है, खुद के अराउंड वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ओमेगा है यहाँ पर, ठीक है। और सपोज एक पार्टिकल यहाँ पर है, अगर ये पार्टिकल जो है रेस्ट में रहा तो v ऑफ r यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो v ऑफ r अगर जीरो हो गया तो f ऑफ c भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, राइट। अगर लेकिन यहाँ पर ये जो v ऑफ r है कुछ तो भी है, v ऑफ r समथिंग है, v वैल्यू है, समथिंग वैल्यू है, मीन्स वो जो पार्टिकल है वो मोशन में है, तो आपको f ऑफ c भी जो है वो नॉन जीरो मिलेगा, राइट। और अगर ओमेगा जीरो हो गया, सपोज ये बॉडी है वो उसने रोटेट ही नहीं कर रही है, कोई बॉडी रोटेट ही नहीं कर रही है, तो ओमेगा अगर जीरो हो जाएगा तो भी आपका एफ ऑफ सी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोरिलियस फोर्स के लिए दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है, ओमेगा भी इंपॉर्टेंट है और वेलोसिटी ऑफ योर रोटेटिंग बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है उसकी भी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यही बोलता है कि इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट, particle is at rest in a rotating body, तो आपका जो कोरिलियस फोर्स है एफ सी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ सी जो है वो सिंपली आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सेकेंड जो लॉ है दैट इज नथिंग बट योर फेरेल्स लॉ। सेकंड लॉ जो है वो क्या है, आपका फेरेल्स लॉ है। और फेरेल्स लॉ क्या बोलता है, फेरेल्स लॉ सेज दैट कि अगर सपोज टू बी कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, और पार्टिकल की मूवमेंट जो है, मोशन जो है पार्टिकल का, अगर वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, किसमें है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, तो आपको जो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा वो कौन से डायरेक्शन में दिखाई देगा, आपको राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, राइट। और अगर आपका सपोज टू बी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है अगर वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है, तो आपको जो डिफ्लेक्शन है वो दिखाई देगा आपके लेफ्ट डायरेक्शन में। अब ये क्या होगा ना, ये अभी अपन फेरेल्स लॉ पे जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिंपली अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो दिस इज योर अर्थ, और ये अर्थ का जो है यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हो इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर और इसको साउथर्न हेमिस्फीयर में। अगर आपका ये जो पार्टिकल है, अगर ये आपका पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा है, मीन्स इस साइड में जा रहा है, जो मैं ऐसे बता रही हूँ इस साइड में जा रहा है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ अगर मूव करेगा तो इसकी जो कुछ भी डिफ्लेक्शन है वो राइट डायरेक्शन में होंगी। कौन से डायरेक्शन में होंगी, आपकी राइट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। और अगर आपका वही साउथर्न में जा रहा है तो आपका जो मूवमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और वो अच्छे से मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन आपको कर दूंगी, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो दैट इज योर फेरेल्स लॉ। और थर्डली क्या बोलता है कि अगर आपकी बॉडी अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ योर बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, अगर आपकी बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो कोई भी कोरिलियस फोर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो कोरिलियस फोर्स हमेशा 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 इस डायरेक्शन में रहेगा। कौन से डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर सपोज टू बी आपका ये बॉडी है और ये फ्रीली फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, तो आपको हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो कभी भी झरने जो है वो आपको ऐसे ही दिखेंगे, और ये जो है ये छोटा सा जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत छोटा होता है, और वो जो छोटा सा डिफ्लेक्शन है उसके लिए भी अपन क्या करने वाले हैं,
फॉर्मूला निकालने वाले हैं इसी वीडियो में, तो टेंशन लेना नहीं है। तो हमेशा याद रखो, देखो अपन ने 3 चीजें देखी। फर्स्ट चीज क्या देखी कि अगर आपकी जो पार्टिकल है वो मोशन में नहीं है, और लेकिन आपका बॉडी जो है, मीन्स एक बॉडी है उसके ऊपर पार्टिकल है, अगर आपकी बॉडी रोटेट कर रही है लेकिन आपका जो पार्टिकल है वो मोशन में नहीं है, तो आपको कोरिलियस फोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड चीज अपन ने ये देखी कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, आपके पास ये सर्कल है, ये सर्कुलर बॉडी है, उसका नॉर्थन हेमिस्फीयर है, साउथर्न हेमिस्फीयर है, अर्थ जो है वो रिवॉल्विंग बॉडी है, तो अपन उसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर है, अगर आपका पार्टिकल कोई है और वो नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, मीन्स ऐसी मूवमेंट कर रहा है, नॉर्थन के साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो आपको जो डिफ्लेक्शन है वो किधर मिलने वाला है, राइट साइड में मिलने वाला है। अब ये जो कैमरा की वजह से आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ के लो कि राइट साइड में आपको नहीं दिखेगा, और ठीक है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर आपका पार्टिकल साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा है, तो आपको जो डिफ्लेक्शन है वो कहाँ मिलने वाला है, लेफ्ट साइड में मिलने वाला है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ यू आर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर आपके पास कोई भी एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, सपोज फ्रीली फॉल मीन्स ऐसे फॉल हो रही है नीचे, तो अगर ये बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो हमेशा ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताएंगे। आप इस डायरेक्शन जो है वो कैमरा की वजह से आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो ये जो है इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताएंगे फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और वैसे ही सपोज टू बी अगर आपने क्या किया कि अगर आपने वही चीज ऊपर फेंकी मीन्स अगर आपने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई स्टोन फेंका, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप स्टोन फेंकोगे, यही चीज अगर आपने उल्टी की, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आपने स्टोन फेंका, तो आपको जो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है वो किधर मिलेगा, वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। समझ में आई क्या बात? अगर आपने फ्रीली फॉल किया नीचे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा, अगर आपने ऊपर डाला तो आपको वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। अगर किसी बॉडी को फ्रीली ये कर दिया तो समझ में आई बात। दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो क्या बोलती है, फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट इफ योर कोरिलियस फोर्स, अगर कोई भी फोर्स है, सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब कोरिलियस फोर्स को मैं इससे समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आपको कंपोनेंट बताने की जरूरत है, ठीक है। अगर ये बॉक्स है और सपोज मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि फोर्स जो है वो अगर सपोज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ना लगे, कोई दूसरे एंगल पर लगता है, सपोज ये जो है हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, या फिर वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा है आपका फाई, तो ये जो फोर्स है वो क्या होता है, रिजॉल्व होता है टू कंपोनेंट में। ये जो फोर्स है वो रिजॉल्व होता है टू कंपोनेंट में। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। दूसरा कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द कोरिलियस फोर्स, अगर कोरिलियस फोर्स में हॉरिजॉन्टल फोर्स, कोरिलियस फोर्स में अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स अब्सेंट रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो अगर अब्सेंट रहा, तो क्या होगा, आपका कोरिलियस फोर्स जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा। कोरिलियस फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों निगलेक्ट होगा, क्योंकि कोरिलियस फोर्स में अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आपका नहीं है, तो ओनली बचा कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट मींस यहाँ पर वर्टिकली कोई भी चीज अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है, तो कोरिलियस फोर्स निग्लिजिबल इसलिए होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कोरिलियस फोर्स के 10 टाइम्स आता है, 10 टाइम्स होता है। तो 10 टाइम्स होने के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ही इतना होगा कि आपको कोरिलियस फोर्स जो है वो निग्लिजिबल लगेगा अगर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहा तो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपके पास जो कोरिलियस फोर्स है वो क्या है, F इक्वल्स टू आपके पास क्या है, -2 ओमेगा क्रॉस V ऑफ R, राइट। ये है आपके पास, M भी है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप ऐसे लिख सकते हो -2m ओमेगा V ऑफ R साइन ऑफ यूर थीटा, राइट। अब ओमेगा जो है वो आपका नथिंग बट क्या होता है, ओमेगा इज नथिंग बट यूर 2π/t, 2π/t। अब टाइम जो है वो अर्थ किसे रिवॉल्व करती है, 24 आवर्स लगते हैं उसको खुद के आजू बाजू घूमने में, खुद के इसको स्पिन करने में उसको कितने, खुद के अराउंड रोटेट करने में उसको कितने लगते हैं, 24 आवर्स। लेकिन अपन कैसे देखते हैं, सेकेंड में, तो उसको क्या हो जाएगा 2π/24 इंटू 60 तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो वो आपको मिलता है नियर अबाउट 10⁻⁵ के रेंज में, ठीक है। लेकिन वो जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से बहुत ज्यादा कम होने के वजह से कोरिलियस फोर्स आप यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते
हो, ठीक है, कब, जब आपका कोरिलियस फोर को होरिजेंटल कंपोनेंट नहीं रहा तब, ठीक है। तो दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब मेन जो अपना टॉपिक है वो जाएंगे अपन कि मेन टॉपिक अपना क्या है, फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ मैंने बताया, अभी आपको बताया कि इफ यूर पार्टिकल इज मूविंग, अगर आपका जो पार्टिकल है, अगर आपका पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, आपके नॉर्थन हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है, किधर जा रहा है, आपके नॉर्थन हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है, तो आपको जो डिफ्लेक्शन मिलेगा, आपको जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको राइट साइड में। कौन से साइड में मिलेगा, राइट साइड में, ठीक है। अब मेरे लिए मेरी राइट साइड ये हो गई, तो डिफ्लेक्शन आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। और वही अगर मूवमेंट जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में गया। अब ये देखो, इस पर ना आईआईटी जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आईआईटी जाम, टीआईएफआर और जेस में इस पे भर भर के क्वेश्चन आए। 2015 में क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन है, 2011 में क्वेश्चन है, 2010 में क्वेश्चन है। तो ये जो है अभी मैं फिलहाल पढ़ा रही हूँ यूपीएससी, बीएससी और एमएससी तीनों के लिए, और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर साउथर्न हेमी बिना सॉल्व किए आंसर आ जाते हैं, अगर आपको लगता है कि इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर्स लेना है आईआईटी जाम गेट के और जेस्ट के, तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर इसी के क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। तो ये जो साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर जाएगा तो आपको डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा, लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में मिलने वाला है आपको देखने में, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में आपको दिखने वाला है, ठीक है। समझ में आई बात। अब ये कैसे और क्यों, ये अपन देखते हैं। सपोज दिस इज योर अर्थ, ये क्या है, आपकी अर्थ है, ठीक है। अब ये जो अर्थ है उसको मैंने बीच में से ऐसे काटा, तो दिस इज माय नॉर्थन एंड दिस इज माय साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है खुद के अराउंड विथ योर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अगर सपोज टू बी मैंने यहाँ पर कोई तो भी एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब ये अगर मैंने पार्टिकल यहाँ पर कंसिडर किया है और ये जो है किसी ना किसी अल्टीट्यूड पे है, तो सपोज टू बी दिस इज योर थीटा, ठीक है। ये थीटा एंगल पर बना रहा है विद अ वर्टिकल, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है सपोज टू बी, इसको मैंने क्या कर दिया, ये पार्टिकल के लिए अपन क्या कर देंगे, ये पार्टिकल जो है वो मेरा यहाँ पर है, ठीक है। मैं थोड़ा अलग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, दिस इज माई पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल है इसके लिए मुझे एक रेफरेंस फ्रेम बनानी है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस जो है वो क्या है, बाहर के डायरेक्शन में, ठीक है। आउटवर्ड डायरेक्शन में मेरी हो गई जेड एक्सिस, या फिर उसको ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये हो गई मेरी जेड एक्सिस, ओके। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है, सपोज मैंने कंसीडर किया कि दिस पार्टिकल इज मूविंग इन योर वाई डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v। अगर ये मेरा पार्टिकल जो है मूव कर रहा है इन अ वाई डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v, तो ये जो है वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीन्स वो क्या कर रहा है, जे कैप डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या कि v ऑफ r जो है मुझे क्या मिल रहा है, v ऑफ j कैप, v ऑफ j कैप, क्यों, क्योंकि j कैप में उसकी क्या है, डायरेक्शन है। अब ओमेगा को अगर देखो तो ओमेगा जो है वो क्या है आपका, ऐसे, ये हो गई आपकी ओमेगा, क्योंकि ओमेगा जो है वो सीधा है ना आपके, ऐसे है ना, यहाँ पर ओमेगा आपका ये है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में v ऑफ j से मूव कर रहा है, तो ये ओमेगा है। तो ये ओमेगा और एक्स एक्सिस के वजह से जो एंगल बन रहा है, ये जो ओमेगा है और इस एक्स एक्सिस के वजह से जो एंगल बन रहा है, तो वो हो जाएगा आपका थीटा। वो क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या, ओमेगा जो है उसके वजह से एंगल बन गया आपका थीटा, तो ये जो है ये वाली एक्सिस मिल जाएंगी और ये वाली एक्सिस मिल जाएगी, ये थीटा नहीं होगा, सॉरी। अगर आपने ये वाला थीटा लिया तो ये वाला हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये वाला हो जाएगा आपका थीटा, तो ये जो वाई एक्सिस की तरफ जा रही है वो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये जो आपका एक्स एक्स की तरफ जा रहा है वो हो जाएगा साइन थीटा। तो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दो ओमेगा के लिए, तो ओमेगा के लिए देखो अब यहाँ पर बहुत गिचिड़ गिचिड़ हो गया, तो यहाँ पर निकालती हूँ, दिस इज योर थीटा और दिस इज योर 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओमेगा, तो ये हो जाएगा, ये थीटा होने की वजह से आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा ओमेगा इक्वल्स टू यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपका साइन थीटा, ओमेगा साइन थीटा, ओमेगा कॉस थीटा। तो वही जो चीज है आपको यहाँ पर सॉल्व रिजॉल्व करनी है। तो अलोंग यूर एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा जो है वो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा कॉस थीटा जे कैप, कॉस थीटा जे कैप, क्योंकि ये कौन से वाई डायरेक्शन है, ये आपकी जे कैप है, और ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये आपका क्या है, आई कैप है, ठीक है। तो ये इस वजह से समझ में आया, कॉस थीटा जे कैप प्लस साइन थीटा यूर
के कैप, राइट, ये आपका हो गया। तो आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला इज नथिंग बट योर फोर्स इक्वल्स टू -2m ओमेगा क्रॉस वी ऑफ आर। तो ये क्या हो जाएगा, -2m, ओमेगा की वैल्यू लिख दो, ओमेगा कॉस थीटा जे कैप प्लस साइन थीटा के कैप इंटू वी ऑफ आर है, तो वी ऑफ आर जो है वो क्या है, वी ऑफ जे कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है कि जे कैप क्रॉस जे कैप तो हो जाएगा आपका 0, लेकिन के कैप क्रॉस जे कैप होगा। अब के कैप क्रॉस जे कैप जो है वो हो जाएगा आपका व्हाट, के कैप डॉट जे कैप जो है वो हो जाएगा आपका, नहीं ये के कैप नहीं, आई कैप चाहिए ना, साइन थीटा ये आई कैप डायरेक्शन में, ये आई कैप डायरेक्शन में, ये आई कैप है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप जो है वो आपको मिलेगा के कैप, और पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि आई क्रॉस जे है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, के कैप और ये साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2m ओमेगा वी साइन थीटा यूर के कैप, साइन थीटा यूर व्हाट, के कैप। तो के कैप देखो कहाँ पर है, के कैप जो है वो आपका ये डायरेक्शन में होगा ना, दिस इज यूर जेड एक्सिस, और तो के कैप वही होगा, और उधर अगर पीछे के साइड में जाओगे तो वो हो जाएगा माइनस के कैप। तो देखो अगर आपका जो पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, तो आपके पास जो है, सपोज दिस पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, तो ये अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो डिफ्लेक्शन जो है वो आपको ऐसे मिला। और वही पार्टिकल ऐसे अगर सपोज टू बी वही पार्टिकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स माइनस के कैप की तरफ जाएगा, मीन्स नीचे के साइड में जाएगा, तो आपको मिलेगा दूसरे साइड में। समझ में आई क्या बात, कि ये के कैप जो है वो अंदर के साइड के एक्सिस को, अब मुझे एक्सिस नहीं बताते आ रही, तो सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस के कैप डायरेक्शन में आपको मिलेगा। मीन्स क्या कि अगर आपने नॉर्थन हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन किया, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन ऐसे जा रहा है, तो आपको राइट साइड में डिफ्लेक्शन मिलेगा। और वही डिफ्लेक्शन जो है अगर आपने साउथर्न हेमिस्फीयर में किया, तो आपको जो डिफ्लेक्शन है वो किधर मिलने वाला है, लेफ्ट डायरेक्शन में मिलने वाला है। तो सिंपली जो है आपके पास जो एफ की वैल्यू है वो क्या आई, -2m ओमेगा वी साइन थीटा के कैप, राइट। अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं सिंपली बताऊं, तो ये जो है मेरा थीटा क्या था, देखो अगर मेरी दिस इज योर अर्थ, ठीक है, और ये मेरा एक्सिस था रोटेशन का, बहुत ही गंदी निकाल दी अर्थ को, तो अच्छे से निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सपोज दिस इज माई ग्रीन, ग्रीन और जो अपनी अभी रही नहीं है, लेकिन अपने को ग्रीन करना है फिर से, ठीक है। और इसको ये ओमेगा है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर ले लिया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मेरा था पी, और ये जो है ऐसा था, राइट, ये ऐसा था, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होगी अंदर और बाहर की तरफ, ठीक है, पूरी जेड एक्सिस माइनस एंड प्लस। और मैंने यहाँ पर लिया था दिस इज एंगल थीटा, और ये यहाँ पर जो है वो ओमेगा ऐसे आ रहा है यहाँ पर, तो दिस इज माई एंगल थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू, अगर इस थीटा की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, तो मीन्स क्या, थीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो मीन्स समझ लेना कि वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जा रहा है, वो किधर जा रहा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में जा रहा है। लेकिन वही साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 से क्या हो गई, कम हो गई, तो ऐसे समझ लेना थीटा जो है वो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, और वही जा रहा है साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो उसी से आपको पता चलेगा जेड एक्सिस की डायरेक्शन, साउथर्न नॉर्थन में गया तो आपको मिलेगा राइट में डिफ्लेक्शन, और वही साउथर्न में गया तो आपको मिलेगा लेफ्ट में डिफ्लेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट फेरेल्स लॉ, ये क्या था आपका, फेरेल्स लॉ था। लेकिन अब ये जो डिफ्लेक्शन है ये तो मिल गया, लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन है वो कितने का मिला, कितने का मिला, मीन्स आपका जो वो डिफ्लेक्शन का वो डिस्टेंस है उसकी अपन क्या कर लेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब डिफ्लेक्शन का जो ये है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, मीन्स अगर सपोज टू बी ये ऑब्जेक्ट है और ये नीचे जा रहा है, नीचे गिर रहा है, तो आपको ये जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर मिलेगा, तो इसको एक्स कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, तो उसको अपन मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो ये जो आपको डिफ्लेक्शन मिला है वो कितने का मिलेगा, ये एक्स नहीं ए ले लेते हैं, ठीक है, ए ले ले। तो ये जो डिफ्लेक्शन है मीन्स वो जो पानी है वो अगर ऐसा गिर रहा है, या फिर कोई बॉल है अगर आपने छोड़ा और ऐसा गिर रहा है, कोई भी डायरेक्शन में गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो मैंने आपको बताया फ्रीली फॉलिंग बॉडी हमेशा ईस्ट में गिरेगा, ठीक है। और मोशन अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में है तो आपको राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में है तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब वही चीज अगर आपने ऊपर फेंकी, मतलब कोई बॉल को ऊपर फेंका, तो वो आपको क्या मिलेगा, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है कोरिलियस फोर्स से, ये जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो कोरिलियस फोर्स का जो फॉर्मूला है वही अपन यूज करेंगे। एफ कोरिलियस जो था वो था आपके पास 2m ओमेगा जी टी कॉस ऑफ थीटा जे कैप,
राइट। अब ये कैसे आया, ये कैसे आपके पास आया, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपके पास क्या था, आपके पास था एफ ऑफ सी जो है वो आपके पास क्या था, -2m के कैप ना, ये के कैप, ठीक है, के कैप डायरेक्शन में -2m के कैप माइनस था ये। ओके, और यहाँ पर क्या था आपके पास, जी टी कॉस ऑफ थीटा। ये क्या था आपके पास, जी टी कॉस ऑफ थीटा, क्या था आपके पास वैल्यू, एक मिनट, वैल्यू वैल्यू, हाँ माइनस नहीं, ये नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस में नहीं, आपको साइन में मिला ना, तो साइन में कुछ नहीं, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, 90 माइनस थीटा लिख कर वो कर सकते हो, ठीक है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है अभी साइन में लिया तो साइन में ही लेते हैं, -2m ओमेगा वी साइन थीटा के कैप, राइट। तो ये जो है वो आपको मैं होमवर्क देने वाली हूँ, वैसे भी ये डिफ्लेक्शन जो है वो निकालना आपके पास होमवर्क है। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर योर कोरेलियस फोर्स, ठीक है। अब जो मैंने इसके पहले फॉर्मूला लिखा तो वो भी चलेगा, साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है तो वो 90 माइनस थीटा वगैरह यूज कर कर आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अब ये जो इक्वेशन है, फोर्स इज नथिंग बट योर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उसी को अगर मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2m ओमेगा वी साइन ऑफ थीटा के कैप, राइट। अगर मैंने सपोज ए को जो है आपका जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने क्या कर दिया, ए को लिख दिया आपके डी स्क्वायर, मतलब ए को लिख दिया डी स्क्वायर आर वी बाय आर क्यों लिखा, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम है इसलिए, डी टी इक्वल्स टू -2m ओमेगा वी साइन ऑफ थीटा के कैप, राइट। तो अब ये जो मैंने लिखा तो उसके लिए के कैप लिखना अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, फोर्स को विद इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट, तो ये मास मास तो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो अगर मैंने इस चीज को इंटीग्रेट कर दिया, डी स्क्वायर आर बाय डी टी, ये आर जो है वो वी वाला है, मीन्स सॉरी ये आर जो है वो आर वाला है, मीन्स रोटेटिंग फ्रेम के लिए, -2 ओमेगा वी साइन ऑफ थीटा, इसको मैंने अगर सपोज टू बी इंटीग्रेट किया तो ये यहाँ पर जो है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी होने के वजह से अपने को ओमेगा जो है वो लिखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ जी टी, इन द फॉर्म ऑफ जी टी। अब जी क्यों लिखा, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो जी इज योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आप या फिर ए टी भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जी टी क्यों लिख रहे हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि दैट बिकॉज ऑफ योर, सॉरी वी, वी को अपन जीटी लिख रहे हो, सॉरी वी को अपन जीटी लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और टाइम लगता है उसको टी, ठीक है, ये अपने को पता है जीटी। तो ये अपन यहाँ पर लिखेंगे तो अपने पास क्या हो जाए, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वी बाय टी, तो एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसलिए आप वी को लिख सकते हो जीटी, तो अपन ने उसको जीटी लिख दिया तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर बाय डी टी, लेकिन ये आर कौन सा है, रोटेटिंग फ्रेम का, ठीक है, -2 GT ओमेगा साइन ऑफ थीटा। तो बस इसको क्या करना है, 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो सिर्फ इस टी को फर्क पड़ेगा, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, एज अ कांस्टेंट वो ट्रीट होंगे। और प्लस आपको एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, लेकिन उसको जो इनिशियल वैल्यू अगर आपने डाल दिया, अब सॉल्व ही कर देती हूँ इसको, अगर आपने 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू -2 G ओमेगा साइन थीटा, और टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये जो सी है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसमें अपन क्या करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन लगाएंगे। तो इनिशियली जो है आपके वी जो है, वी क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि डी आर बाय डी टी आपको मिला। इनिशियली जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या होंगी, जीरो, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर इनिशियल देखा तो मैंने पकड़ के रखा तो उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, और उसके बाद में कोई टाइम भी परेड नहीं हुआ, मतलब टाइम भी नहीं गया, तो टी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एट ए इनिशियल कंडीशन टी जीरो है, वी जीरो है, तो सी भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो। तो आपके पास जो डी आर बाय डी टी है वो क्या मिलेगा, -2 G ओमेगा साइन थीटा टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है, टी स्क्वायर बाय 2, तो टू गेट कैंसिल, समझ में आया। और फिर से अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, अगर मैंने इसको फिर से इंटीग्रेट किया तो मुझे मिल जाएगा आर इज नथिंग बट योर डिफ्लेक्शन, यहाँ पर आर इज नथिंग बट योर व्हाट, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो अपन ले लेंगे उसको ए, ठीक है, ए जो है एक्सेलरेशन के लिए है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पर अपन डिफ्लेक्शन ले लेंगे, डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो ए जो है आपका डिफ्लेक्शन है, तो अगर आपने और एक बार इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या होगा आपका, -G ओमेगा साइन थीटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाय
3, टी क्यूब बाय 3, तो डिफ्लेक्शन जो है वो आपको इतना मिलेगा। तो ये जो है होमवर्क था, लेकिन मैंने बता दिया। तो आपको जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो कितनी मिली, देखो आपको जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है, डिफ्लेक्शन कितना होगा, कितने इसका डिफ्लेक्शन होगा, वो क्या मिला आपको, -j⍵sin θ टी क्यूब बाय 3, ठीक है, ये आपको मिला। समझ में आई बात? तो दिस इज योर आंसर, ये क्या है आपका, सिंपली आंसर है डिफ्लेक्शन का। ठीक है, समझ में आया? ईस्ट में वेस्ट में कितना भी है डिफ्लेक्शन, इतना आपका होगा j⍵sin θ टी क्यूब बाय 3। ओके, समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें अपन ने फेरेल्स लॉ देखा। फेरेल्स लॉ के साथ साथ अपन ने क्या देखा कि प्रॉपर्टीज देख ली कोरिलियस की फोर्स की, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस पे है। अगर आपको चाहिए तो आपको मुझे कमेंट कर कर बताना है, क्योंकि अभी अपन सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्वेश्चंस तो लेने नहीं वाली थी। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने कमेंट किया तो फिर मैं वो क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।